यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपके लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता ये है कि आप पॉलिटी के खंड पर यानी राज्य व्यवस्था के खंड पर अपनी पकड़ को मजबूत करें। इसका लाभ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों ही स्तरों पर होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है पॉलिटी दिस वीक। इस प्रोग्राम में पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई खबरों पर हम संवैधानिक प्रशासनिक दृष्टिकोण से चर्चा करने का प्रयास करते हैं ताकि इन सभी खबरों पर आपकी बेहतर समझ विकसित हो सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि इस सप्ताह कौन सी खबरें चर्चा में रही। तो 3 महत्वपूर्ण खबरें चर्चा में रही हैं। एक रही है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे, ये चर्चा में क्यों है, इस पक्ष पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 भी लगातार चर्चा में है। जहाजरानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है, विशेष तौर से उसके गवर्नेंस को लेकर के। 1958 से लेकर के वर्ष 2025 तक बहुत से परिवर्तन इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंतर्गत हो चुके हैं। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, मर्चेंट शिपिंग की बात करें, तो उनको इस कानून के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो इस पर विस्तार से बात करेंगे और फिर बात करेंगे बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में। हाल ही में ये 1 अगस्त 2025 से कार्यान्वित हुआ है। तो इसके भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर नजर डालेंगे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना ये है कि दृष्टि संस्थान इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके लिए एक खास उपहार लेकर के आया है फ्रीडम सेल के रूप में। फ्रीडम सेल के अंतर्गत आपको दृष्टि संस्थान के सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा सभी बुक्स और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पर भी 25% की छूट का लाभ आप उठा सकते हैं। ये सभी डिस्काउंट छूट आपको कब से कब तक मिलेंगी? 10 अगस्त से 14 अगस्त तक आपको मिलेंगी। इसका लाभ आप इन तारीखों के बीच उठा सकते हैं, 10 अगस्त से 14 अगस्त। तो तारीख याद रखिएगा और आप इसका लाभ उठाने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, या आप हमें एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। इस छूट का लाभ उठाइए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हमारा पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। चर्चा में क्यों आई है? चर्चा में आने का कारण यह है कि हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए जो विशेष पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा था, उसकी मियाद को बढ़ा दिया है। 15 अगस्त 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है ताकि इस योजना में अधिक से अधिक महिलाओं का पंजीकरण करके उनको इस योजना के माध्यम से जो लाभ मिलने चाहिए वो लाभ पहुंचाए जा सके। मुख्य तौर पर इस योजना को जमीन पर, या इस अभियान को, जो विशेष पंजीकरण अभियान है, इस अभियान को जमीन पर उतारने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा ये काम किया जा रहा है। आंगनवाड़ी से जुड़े हुए लोग और आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा ये काम किया गया है। और किस प्रकार से किया गया है? घर घर जाकर के इन कार्यकर्ताओं ने इस योजना के बारे में, पंजीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम किया है और महिलाओं के पंजीकरण के माध्यम से इस योजना का लाभ उन तक पहुंचाने का काम किया है। उद्देश्य क्या है इस अभियान का? उद्देश्य यही है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो सभी पात्र महिलाएं हैं, उन तक इस योजना के लाभ पहुंचाए जा सके और योजनाओं तक के लाभ पहुंचाए जा सके। इसका प्रारंभिक चरण क्या है कि इस योजना में समय पर वो महिलाएं पंजीकृत हो जाएं, उनका पंजीकरण हो जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो ये काम आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है। कुछ मुख्य बिंदु जान लेते हैं इस योजना के बारे में। जैसे योजना के तहत अब तक लगभग 4 करोड़ महिलाओं, या बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा अगर बात करें तो 4.05 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल चुका है। कब से कब तक मिल चुका है? 31 जुलाई 2025 तक, जब से ये योजना शुरू हुई थी। इस योजना की भी सामान्य बातों को जानेंगे, लेकिन पहले यहाँ कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में लगातार चर्चा में रहे हैं। अब तक कुल 19,028 करोड़ की जो राशि है वो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में या उनके डाकघर खाते में भेजी जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत पहली संतान जब महिला को होती है तो उसको 5,000 रुपए की राशि किश्तों में प्रदान की जाती है। दूसरी संतान होने पर, यदि वो संतान कन्या है, तो कन्या के जन्म पर 6,000 रुपए की जो राशि है वो एक मुश्त रूप में प्रदान की जाती है। इसी योजना, ये जो पूरी योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना,
ये मिशन शक्ति की उपयोजना सामर्थ्य के अंतर्गत संचालित होती है और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सॉफ्ट, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसको मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था, इसके माध्यम से योजना लॉन्च की जाती है। तो एक सॉफ्टवेयर है जो कि मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMY सॉफ्ट। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके माध्यम से इस योजना को एक प्रकार से लागू करने का काम किया जा रहा है। आधार प्रमाणीकरण, आप ये जानते हैं कि किसी योजना का लाभ उठाने के लिए आधार पहचान पत्र की आवश्यकता होती है, तो उसका प्रमाणीकरण करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के उसके वेरिफिकेशन के लिए, जब आपको किसी खाते में डायरेक्ट एक प्रकार से आप किसी के खाते में डायरेक्ट उससे किसी योजना से जुड़े हुए लाभ को पहुंचाना हो, तो उससे जुड़े हुए कुछ वेरिफिकेशन करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आजकल लोगों के खाते को उनके मोबाइल नंबर से जोड़ा गया है और लोग तरह तरह के ऐप यूज करते हैं। कौन कौन से, जिस फोन पे ऐप यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं या गूगल पे यूज करते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि एनपीसीआई वेरिफिकेशन हो जाए। और साथ ही जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एनेबल्ड खाते हैं, उनमें राशि स्थानांतरित की जाती है इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से। कुछ नई सुविधाएं या आप कह सकते हैं कि नए सुधार भी किए गए हैं, जैसे एकीकृत शिकायत निवारण मॉड्यूल बनाया गया है ताकि शिकायतों का तेजी से निवारण हो सके। बहुभाषीय यानी बहुभाषा का प्रयोग करने वाले और टोल फ्री हेल्पलाइन 14408 की शुरुआत की गई है। चेहरे की पहचान प्रणाली फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए आधार प्रमाणीकरण को लागू करने का प्रयास किया गया है और संभावित जो लाभार्थी हैं उनकी सूची को भी जारी किया गया है। अब हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। केंद्र प्रायोजित योजना है और मातृत्व लाभ प्रदान करती है। जो महिलाएं गर्भावस्था में है या जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनको मातृत्व लाभ प्रदान करने से संबंधित है। 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू है। योजना का उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर पोषण हेतु सहायता प्रदान करना, क्योंकि उनका पोषण केवल उनका जो न्यूट्रिशन है उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जिस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया है या जिस बच्चे को जन्म देने वाली है, जिस शिशु को जन्म देने वाली है, उसके लिए भी इनका जो पोषण है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और इसी पोषण को बल प्रदान करने के लिए, न्यूट्रिशन को बल प्रदान करने के लिए उनको असिस्टेंस प्रदान की जाती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से। आप ये भी जानते हैं कि जब महिलाएं, कुछ कामकाजी महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं, तो उन्हें ब्रेक लेना पड़ता है और इस ब्रेक की आंशिक भरपाई इस योजना के माध्यम से काम के नुकसान का मतलब है जब महिलाएं काम नहीं कर पाती और उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है, तो उसकी भरपाई करने का काम भी इस योजना के माध्यम से किया जाता है, ताकि वे प्रसव से पहले और बाद में आराम कर सके और इस योजना के माध्यम से उन्हें आर्थिक लाभ भी प्रदान किया जा सके। साथ ही क्योंकि आप देखेंगे कि जब दूसरा बच्चे का जन्म होता है और वो कन्या हो, तो 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। इसका कारण है बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने का भी इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है। केंद्र प्रायोजित योजना है, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है मुख्यतः। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और इससे जुड़ा हुआ एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जिसको हम कैश के नाम से जानते हैं, उससे योजना की निगरानी भी की जाती है, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है इस योजना के अंतर्गत, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी इस योजना के लाभ प्रदान करने के अंतर्गत न हो और महिलाओं को जितना लाभ प्रदान होना चाहिए एक प्रकार से उस लाभ को प्रदान किया जा सके। पात्र लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत कौन रखे गए हैं, उसकी क्या शर्तें रखी गई हैं? वे सभी गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली माताएं जिनका गर्भ 1 जनवरी 2017 या उसके बाद का है, ये परिवार की पहली संतान है। यानी अगर गर्भ 1 जनवरी 2017 या उसके बाद का है, वो प्रेग्नेंट है 1 जनवरी 2017 या उसके बाद, तो उस पर और परिवार की कोई पहली संतान होगी इस प्रकार के गर्भ से, तो ऐसी महिलाएं, ऐसी स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं, वो इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के रूप में एक प्रकार से पंजीकृत की जा सकती हैं। क्योंकि इस योजना की जो शुरुआत है वो कब से की गई थी? 1 जनवरी 2017 से, और इसलिए प्रारंभ में इसमें यही तारीख
निर्धारित की गई थी। ये लाभ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर यूनिट में नियमित नौकरी करने वाली जो महिलाएं हैं उनको नहीं मिलेगा, या जिन्हें पहले से कोई समान लाभ मिल रहा है, क्योंकि इनको पहले से ही इस सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को अलग-अलग प्रकार के लाभ, महिला जब वो गर्भावस्था में होती हैं या जब वो स्तनपान कराने की अवस्था में होती हैं, उनको लाभ प्राप्त होते हैं। लाभ प्राप्ति के लिए शर्तें क्या हैं? शर्तें ये हैं कि गर्भावस्था का प्रारंभिक पंजीकरण जो है, रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना होगा। साथ ही नियमित तौर पर जब वो गर्भावस्था में होंगी महिलाएं, वो जांच करानी होगी, और इसके अलावा बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराना होगा, और टीकाकरण का जो चक्र है, पहला चक्र जो है, पहला टीकाकरण चक्र वो पूर्ण होना चाहिए। इन स्थितियों में आपको लाभ प्रदान किया जाता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अगला हमारा टॉपिक है मर्चेंट शिपिंग बिल 2024। चर्चा में क्यों है? चर्चा में रहने का कारण ये है कि 6 अगस्त 2025 को लोकसभा में मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 पारित हुआ, लोकसभा में पारित हुआ है। बिल को दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था। ये जो विधेयक है, ये मर्चेंट शिपिंग बिल 1958 को रद्द करके एक आधुनिक, एक समकालीन और भविष्योन्मुखी कानून बनाने का प्रयास करता है। आप देख सकते हैं कि 1958 का बिल था, जो कि जहाजरानी, जो मर्चेंट शिपिंग है, उसको कहीं न कहीं नियमित कर रहा था, उसको रेगुलेट कर रहा था। वो कानूनी ढांचा बहुत पुराना हो चुका था। इस बीच भारत ने बहुत से जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंतर्गत भारत ने बहुत से कन्वेंशन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत बहुत से अभिसमय का हिस्सा बना है। दुनिया में समुद्री क्षेत्र के प्रशासन के अंतर्गत, और विशेष तौर से जो शिप बिल्डिंग है उसके प्रशासन के अंतर्गत बहुत से परिवर्तन आ गए हैं। तो इन परिवर्तनों को इस कानून में समाहित करने का प्रयास किया गया है, ताकि भारत में जो मर्चेंट शिपिंग का क्षेत्र है, इसको आधुनिक बनाया जा सके, समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके, इसके मॉडर्नाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ा जा सके, और भविष्य को ध्यान में रखते हुए जहां पर भी सुधार करने की आवश्यकता है, वो सुधार किए जा सके। उद्देश्य यही है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री दायित्व हैं, जो अलग-अलग कन्वेंशन के माध्यम से तय हुए हैं, उनका पालन सुनिश्चित किया जा सके, और भारत का जो शिपिंग उद्योग है, उसके विकास की एक कानूनी पृष्ठभूमि निर्मित की जा सके। एक जहां पर भी सुधार करने की आवश्यकता है, कानून के अंतर्गत वो सुधार किए जा सके। बिल के प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत के वैश्विक समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत जो दायित्व हैं, उनका पालन भारत सुनिश्चित कर सके, इसलिए ये नया कानून लाने की आवश्यकता थी। भारत की जो शिपिंग इंडस्ट्री है, जो जहाजरानी उद्योग है, उसको विकसित करना, और साथ ही वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत को एक लीडरशिप का स्थान दिलाना, और उसके लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना भी जरूरी था, और इसलिए ये बिल लाया गया है। समुद्री कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, भारत के जो समुद्री कानून हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है, उनके अनुरूप बनाया जा सके, इसलिए भी ये बिल लाया गया है। प्रभावी समुद्री शासन यानी मैरीटाइम गवर्नेंस स्थापित करना के अलावा समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास भी इसके माध्यम से किए गए हैं। अब ये किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होंगी, उसके लिए जरूरी है कि हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को जान लें। उससे हमें पता लग जाएगा कि इसमें जो उद्देश्य रखे गए हैं वो किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होंगे। जैसे मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 को निरस्त करने का प्रावधान, वो तो निश्चित रूप से आएगा ही इसके अंतर्गत। केंद्र सरकार को ऐसे जहाजों को जब्त करने और नियंत्रित करने का अधिकार भी इस कानून के अंतर्गत दिया गया है, जिन जहाजों पर जो भारत के समुद्री क्षेत्र से प्रवेश करते हैं, और उन जहाजों पर, उन शिप पर किसी प्रकार का, किसी देश का कोई झंडा, वैध झंडा वो नहीं फहराते हैं, या फहराने का अधिकार खो चुके हैं। तो ऐसे अधिकार, ऐसे जहाजों को केंद्र सरकार क्या है, जब्त कर सकती है, उनको नियंत्रित कर सकती है। साथ ही जो जहाज हैं, उनके पंजीकरण के क्षेत्र का भी विस्तार कर दिया गया है। यानी एक प्रकार से जहाज की परिभाषा का विस्तार किस तरह से किया गया है। अब क्या है कि उन चीजों का भी, उनका भी पंजीकरण किया जा सकेगा इसके अंतर्गत। जैसे किन-किन चीजों का पंजीकरण किया जा सकेगा? मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स। तो मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स आप देखेंगे कि समुद्री क्षेत्र में काफी अंदर तक बहुत बड़ी-बड़ी ड्रिलिंग मशीनें देखेंगे, जो कि गैस और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन से संबंधित होती है। तो उनका भी पंजीकरण इस कानून के तहत करने का प्रावधान कर दिया गया है। इसके अलावा सबमर्सिबल, सबमर्सिबल्स किसको कहते हैं? जो कि समुद्र में जाकर के अनुसंधान और शोध के कार्य करते हैं। तो समुद्र में अंदर जाकर के इस तरह की चीजों को भी, इस तरह के यानों को भी
हम क्या कर देंगे, इसके अंतर्गत पंजीकरण करने की व्यवस्था को लाया गया है। इसके अलावा नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट्स भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए। इसका मतलब क्या है, इसका नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट्स कौन कौन से होते हैं, जो कि पानी को हटाए बिना एक प्रकार से हवा और या अन्य तकनीक के माध्यम से आप देखेंगे पानी के ऊपर चलते हैं, लेकिन वो पानी को रिप्लेस नहीं कर, पानी को नहीं हटाते सामान्य जहाजों की तरह। तो उन जैसे जो क्राफ्ट्स हैं उनको भी इसके अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता को एक प्रकार से लाया गया है इस कानून में। इसके अलावा पुनर्चक्रण के लिए अस्थायी रूप से जहाजों का पंजीकरण संभव होगा। इससे शिप ब्रेकिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आप देखेंगे कि भारत के कई क्षेत्र हैं और एक गुजरात में महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो विशेष तौर से जहाजों को तोड़ने के दुनिया भर के सबसे बड़े यार्डों में शामिल है। उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप नाम भी बता सकते हैं कि वो कौन सा भारत का यार्ड है, गुजरात में स्थित है, जहां पर जहाजों को तोड़ा जाता है, उनको नष्ट किया जाता है जब उनका काम या उनकी जो अवधि है वो पूरी हो जाती है। तो अब जो ये जहाज हैं जो भारत में लाए जाएंगे, रिसाइकलिंग के लिए लाए जाएंगे, उनके भी पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। और किस प्रकार के अस्थायी अस्थायी रूप से ऐसे जहाजों का भी पंजीकरण किया जा सकेगा, ताकि भारत के अधिकार में वो आ सके और भारत ये जांच कर सके कि क्या उनको तोड़ने से किसी प्रकार के खतरे तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई पर्यावरणीय खतरा तो नहीं है, किसी प्रकार का जो समुद्री जीवन को किसी तरह से नकारात्मक रूप से या उसके पर्यावरण पर नकारात्मक रूप से वो असर तो नहीं डालेंगे। तो इसके लिए पंजीकरण होना बहुत आवश्यक था। तो इस तरह के प्रावधान भी इसके अंतर्गत ले आए गए हैं। इसके अलावा 16 भागों में 325 धाराओं को बांटा गया है और इससे क्या होगा कि सभी हितधारकों के लिए अनुपालन का जो बोझ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक कैटेगराइजेशन बिल्कुल ठीक तरीके से कर दिया गया है। 16 भाग बनाए गए हैं और अलग अलग भागों के अंतर्गत कानूनों का धाराओं को ले आया गया है, ताकि लोगों के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए इन कानूनों को समझना आसान हो जाए और अनुपालन का जो बोझ है वो भी कम हो जाएगा। नौवहन दुर्घटनाओं की जांच और पूछताछ की व्यवस्था खड़ी की गई है और साथ ही अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसमें किस प्रकार से त्वरित कार्रवाई करनी है, किसको सूचना देनी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा किसी दुर्घटना के अंतर्गत, जहाज के मलबे की निकासी पर्यावरण के लिहाज से करना बेहद जरूरी है, तो उस पर किस प्रकार से निर्णय लेना है, रक्षा और बचाव कार्यों की स्पष्ट प्रक्रिया का निर्धारण करना, ताकि अगर कोई भी जहाज दुर्घटनाग्रस्त होता है उससे किसी भी तरह के पर्यावरण को हानि पहुंचती है, समुद्री पर्यावरण को हानि पहुंचती है, तो उसमें किस प्रकार के कदम त्वरित गति से उठाए जाने चाहिए, इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी बनना चाहिए। तो उन सारी चीजों को निर्धारित किया गया है इस कानून के अंतर्गत, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से समुद्री पर्यावरण पर नकारात्मक रूप से असर न पड़े, तेजी से कदम उठाए जा सके। तो आप देखेंगे कि समुद्री क्षेत्र की, समुद्री पर्यावरण की और तटीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम इस विधेयक के अंतर्गत किया गया है, जो कि इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है समुद्री प्रदूषण को रोकना और भारत के समुद्री तटों की रक्षा करना, ताकि बेहतर तरीके से, आप ये भी जानते हैं कि जब कोई भी दुर्घटना घटती है तो दुनिया भर का जो टोटल व्यापार होता है उसका बहुत बड़ा वॉल्यूम, लगभग कई आंकड़े इस प्रकार के आते हैं कि लगभग 90% दुनिया भर में जो व्यापार होता है वो समुद्र से होता है। तो अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो जहाजरानी उद्योग, यानी एक प्रकार से जो शिप है उसका एक जगह से दूसरी जगह आवागमन भी उससे प्रभावित होता है, समुद्री जीवों को भी हानि होती है और समुद्री प्रदूषण भी फैलता है। तो इसके लिए जरूरी है कि त्वरित गति से कदम उठाए जा सके और भारत के समुद्री तटों की रक्षा की जा सके। मरीन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए समुद्री घटना पर सुरक्षा और पर्यावरण पर केंद्रित प्रतिक्रिया, यानी एक प्रकार से रेस्पॉन्स अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी भी प्रकार की घटना घटती है तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। विधेयक समुद्री दायित्वों, मुआवजा और जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर बल देता है। जैसे रजिस्ट्रेशन सिस्टम हम लेकर के आए थे, तो रजिस्ट्रेशन सिस्टम से हमें बिल्कुल तय हो जाएगा, हम बिल्कुल ये तय कर सकेंगे कि समय पर मान लिया किसी दूसरे देश का या किसी दूसरी कंपनी का कोई जहाज है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या उसमें किसी कमी के कारण लीकेज हो जाता है, तो उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करनी भी जरूरी थी, ताकि पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई भी की जा सके। तो इस तरह की चीजों को बहुत बड़े स्तर पर निर्धारित किया गया है इस कानून के अंतर्गत, ताकि समुद्री पर्यावरण की रक्षा भी की जा सके
और जांच में पारदर्शिता भी हो। जब हम उसकी जांच करें तो उसमें ट्रांसपेरेंसी भी हो, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, कुप्रबंधन ना हो, इस तरह की व्यवस्थाएं भी की गई है। तेजी से जहाज हटाने, कोई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उससे जुड़े हुए मलबे को वहां से तेजी से हटाने और साल्वेज ऑपरेशन की कानूनी प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करना भी जरूरी था। जब हम साल्वेज ऑपरेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लिया कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो उस दुर्घटना को रोकने के लिए जो भी हम तकनीकी के साथ साथ जो भी मानवीय प्रक्रियाएं अपनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जहाज को बचाने के लिए जो भी तकनीकी और मानवीय प्रयास करते हैं उसको हम साल्वेज ऑपरेशन के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये ऑपरेशन किस प्रकार से चलाए जाएंगे? कानूनी रूप से इस प्रक्रिया को एक मॉडर्नाइज रूप दिया गया है, एक आधुनिक रूप देने का प्रयास किया गया है इस कानून के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये वस्तुतः है क्या। ये अपने आप में एक विधायी सुधार है और विधायी सुधार किससे संबंधित है? बैंकिंग से संबंधित है। तो बैंकिंग का जो क्षेत्र है भारत का, उसमें कानूनी, लीगल, नियामक, रेगुलेटरी और शासन संबंधी, गवर्नेंस संबंधी रूपरेखा को आधुनिक बनाने और उसे सुदृढ़ करने, मजबूत करने के उद्देश्य से इसको पारित किया गया था। इससे संबंधित विधेयक जो है वो लोकसभा में दिसंबर 2024 में, राज्यसभा में मार्च 2025 में पारित कर दिया गया था। चर्चा में हाल ही में इसलिए आया है क्योंकि इसके जो प्रमुख प्रावधान है वो हाल ही में प्रभाव में आए हैं 1 अगस्त 2025 को। इसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। उद्देश्य क्या है इस विधेयक का? इस विधेयक का उद्देश्य है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था, कि बैंकिंग का जो प्रशासन है, बैंकिंग का जो गवर्नेंस है, उसको मजबूती प्रदान की जा सके। हम इसके प्रावधानों पर चर्चा करेंगे जहां हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मजबूती प्रदान की गई है, सुदृढ़ता प्रदान की गई है। लेखा परीक्षण में पारदर्शिता बढ़ाना, कुछ ऐसे प्रावधान इसके अंतर्गत लाए गए हैं कि जो हमारी बैंकिंग प्रणाली है, जो वित्तीय प्रणाली है, उसमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑडिट की जरूरत है। तो ऑडिट के क्षेत्र में परिवर्तन इस प्रकार से किए गए हैं ताकि पूरे वित्तीय ढांचे में एक पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा जमाकर्ताओं की सुरक्षा को मजबूत करना, यानी जमाकर्ता जो है, जो डिपोजिटर्स हैं, उनका पैसा न डूबे, इस प्रकार की व्यवस्था करना। सहकारी बैंक जो कि समुदाय मिलकर के बनाते हैं, उनको अधिक मजबूत नियामक ढांचे, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के अंतर्गत लाने का प्रयास भी इसके अंतर्गत किया गया है। ये भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था इस अधिनियम। मुख्य संशोधन कहां पर किए गए हैं? 5 कोर जो बैंकिंग विधान थे उसमें 19 संशोधन किए गए हैं। कौन कौन से 5 कोर विधान है ये? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, इसमें संशोधन है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, इसमें संशोधन है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, इसमें संशोधन है। बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970 के साथ 1980 में संशोधन किए गए हैं। तो ये 5 बैंकिंग विधान देख सकते हैं जहां पर संशोधन हुए हैं और टोटल मिलाकर के 19 संशोधन इसके अंतर्गत किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक संशोधन है संशोधित उचित ब्याज सीमा। ये संशोधित उचित ब्याज सीमा क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जैसे वर्तमान आर्थिक जो परिस्थिति है उसके अनुरूप उचित ब्याज यानी जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसे निर्धारित करने की जो सीमा है, हम जानेंगे कि ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है और इसका मतलब वस्तुतः क्या है, अभी हम इसको समझेंगे। लेकिन पहले इसकी जो निर्धारित करने की जो सीमा थी उसको देख लेते हैं। ये 5 लाख रुपए हुआ करती थी, जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट निर्धारित करने की जो सीमा थी वो 5 लाख रुपए थी। इसको बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2 करोड़ रुपए बढ़ाकर इसको क्यों किया गया है? क्योंकि 1968 से ये अपरिवर्तित है। ये उचित सीमा क्या है? ये उचित ब्याज क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या है? ये उस स्थिति को दर्शाता है, मान लिया कोई बैंक का निदेशक, बैंक का कोई भी बैंक है और उसका कोई डायरेक्टर है, साथ ही डायरेक्टर होने के साथ साथ बैंक का कोई ऑफिसर है, अधिकारी है। अब ये किसी फर्म में निवेश करता है, साथ ही इसके परिवार के सदस्य भी निवेश करते हैं। तो जब ये फर्म में निवेश करता है और ये फर्म बैंक से लोन भी तो ले सकती है,
तो एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दी कि भाई इस सीमा को ही हम उचित सीमा के रूप में, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के रूप में निर्धारित कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर आपका इस फर्म में निवेश बढ़ा तो इसका मतलब होगा हितों का टकराव एस्टेब्लिश हो चुका है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हितों का जो टकराव है, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो एस्टेब्लिश हो चुका है, क्योंकि अगर इस फर्म में बहुत ज्यादा हिस्सेदारी बैंक के डायरेक्टर या उससे जुड़े हुए परिवार की और या ऑफिसर की या उससे जुड़े हुए परिवार की है, तो इस फर्म को बैंक के माध्यम से अनुचित लाभ प्रदान किया जा सकता है और इसलिए ये इस फर्म में कितना निवेश कर सकते हैं इसकी एक सीमा निर्धारित कर दी गई। तो 1968 से ये सीमा 5 लाख रुपए थी। अब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है समय के साथ, अब इस सीमा को बढ़ा करके 2 करोड़ कर दिया गया है। यहीं पर यह बात लिखी गई है। उचित ब्याज उस स्थिति को दर्शाता है, यानी जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस स्थिति को प्रदर्शित करता है जिसमें किसी निदेशक या अधिकारी की किसी फर्म में महत्वपूर्ण वित्तीय हिस्सेदारी होती है जिससे हितों का टकराव उत्पन्न हो सकता है। ये इस आधार पर निर्धारित किया जाता है कि उनके या उनके रिश्ते द्वारा द्वारा जो धारित चुकता अंश पूंजी है वो निर्धारित सीमा से अधिक है या नहीं। निर्धारित चुकता अंश पूंजी क्या होती है? ये जितना फर्म में टोटल ऑफिस डायरेक्टर और उससे जुड़ा हुआ परिवार या ऑफिसर या उससे जुड़ा हुआ परिवार जितनी हिस्सेदारी रखते हैं उसको हम पेड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। मान लिया किसी कंपनी का जो वैल्यू है वो 10 लाख करोड़ की है और 10 लाख करोड़ की होने के बाद 10 लाख करोड़ की है और इसमें कंपनी इसके बैंक के डायरेक्टर या उससे जुड़े हुए जो परिवार हैं उनका जो टोटल वैल्यू है वो 1.5 करोड़ तक इन्होंने निवेश कर दिया है। तो इस 1.5 करोड़ की जो राशि है इसको अब के मानकों के जो अनुरूप है इसको उचित ब्याज निर्धारित करने की जो सीमा है उससे नीचे ही माना जाएगा। ये माना जाएगा कि ये हितों का टकराव उत्पन्न नहीं कर रहा है। लेकिन जो ये निवेश है अगर ये 2 करोड़ से ऊपर पहुंच गया तो ये हितों के टकराव को एस्टेब्लिश कर देगा। यहां पर ये सीमा निर्धारित की गई है, यानी एक संशोधित सब्सटेंशियल इंटरेस्ट सीमा निर्धारित कर दी गई है। दूसरा सुधार क्या है? दूसरा सुधार यह है कि सहकारी बैंक संबंधी सुधार किए गए हैं। ये सुधार क्या है? सहकारी बैंकों में जो निदेशक हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनका कार्यकाल 8 से बढ़ा करके 10 वर्ष किया गया है, अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़ करके। ये 97वें जो संविधान संशोधन अधिनियम 2011 था उसी के अनुरूप है, जो कि शासन की निरंतरता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। और आप ये जानते हैं कि जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 था उसके तहत सहकारी समितियां बनाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19(1) के तहत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत स्वीकार किया गया। तो ये भी एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण संशोधन है निरंतरता को बढ़ावा देने के अंतर्गत। इसी प्रकार से निवेशक संरक्षण और निधि पारदर्शिता, इसके अंतर्गत किस प्रकार से सुधार किया गया है? जैसे जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो बिना दावा वाले शेयरों, ब्याज और बॉन्ड को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश करते हैं। अलग-अलग जगहों पर आप उनके शेयर को देखेंगे, अलग-अलग जगहों पर आप उनके इंटरेस्ट को देखेंगे या बॉन्ड को देखेंगे। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये बैंक में पड़े रहते हैं और इस पर किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं आता है। तो अब क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ये एक विशेष प्रकार के फंड में इनके जो शेयर हैं, इस राशि को भेज सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इस फंड का नाम क्या है? निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष, जो कि अपने निवेश को, अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी शिक्षा और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया कोष है, ताकि उनको बेहतर तरीके से इन्वेस्टर्स को शिक्षा प्रदान की जा सके और उनके जो एक प्रकार से निवेश वो करते हैं उसको सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो बिना दावा वाले पड़े, बिना दावा जिन शेयरों पर, जिन बॉन्ड्स पर, जिन इंटरेस्ट पर किसी का कोई दावा नहीं है, उस प्रकार के जो उनके पास कोई भी चीजें हैं, इस तरह के शेयर हैं, उससे संबंधित राशि को इस फंड में निर्धारित कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पारदर्शिता और जमाकर्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के मानदंडों के अनुरूप है। पारदर्शिता और जमाकर्ता जागरूकता किस प्रकार से बढ़ाएगा? क्योंकि अगर इस प्रकार के हम प्रावधान लाते हैं तो जाहिर है जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस आएगा
कि जो भी वो शेयर खरीद रहे हैं किसी कंपनी में या बॉन्ड के माध्यम से निवेश कर रहे हैं या जो उनका इंटरेस्ट है वो सुरक्षित रहेगा, वो किसी न किसी काम में ही आएगा और किसी भी प्रकार का फ्रॉड उनके साथ नहीं होगा। इसी प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उसमें लेखा परीक्षा गुणवत्ता को भी बढ़ाने का प्रयास अधिनियम के माध्यम से किया गया है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनको वैधानिक लेखा परीक्षकों के लिए पारिश्रमिक निर्धारित करने और प्रदान करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उच्च गुणवत्ता वाले जो लेखा परीक्षक हैं, उन पेशेवरों को आकर्षित किया जा सकता है। यानी अब जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो कानूनी रूप से जिन लोगों को एक प्रकार से कानूनी रूप से जिन लोगों को लेखा परीक्षक पेशेवर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, उनकी सेवाओं को उनको खुद ही पारिश्रमिक दे सकते हैं। जो भी उनकी सेवाएं हासिल कर सकते हैं, तो उनको पारिश्रमिक उनका निर्धारित कर सकते हैं और पारिश्रमिक दे सकते हैं। इससे क्या है कि हाई क्वालिटी के जो लेखा परीक्षक हैं, उनको आकर्षित करने में मदद मिलेगी और जब वो बहुत अच्छी तरह से किसी भी वित्तीय ढांचे का, वित्तीय रिपोर्ट्स की जांच करेगा, तो इससे पूरी बैंकिंग प्रणाली में क्या करने की बैंकिंग प्रणाली में क्या होगा? पारदर्शिता आएगी, लोगों को और ज्यादा विश्वास आएगा इस प्रकार की व्यवस्था पर। तो लेखा परीक्षा के जो मानक हैं उनमें भी सुधार होगा और सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंकिंग है उसमें वित्तीय पारदर्शिता को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार का प्रावधान भी इसके अंतर्गत लाया गया है। तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो ला करके जो हमारा बैंकिंग क्षेत्र है उसके प्रशासन को बेहतर करने का प्रयास किया गया है। सहकारी संबंधी जो सहकारी क्षेत्र है उससे संबंधित भी आप देख सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण सुधार आपको देखने को मिला है, जहां पर हमने सदस्यों की एक कार्यकाल हमने बढ़ाने का प्रयास किया है। जहां पर आप देखेंगे किन सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रयास किया है, इससे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, निदेशक का कार्यकाल बढ़ा, सदस्यों का नहीं। डायरेक्टर्स का कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया है और इनमें भी अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़ करके, ताकि शासन में एक निरंतरता बढ़ाई जा सके। तो आपके लिए पहला प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? आपके सामने ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 किस अधिनियम को निरस्त करता है? भारतीय नौवहन अधिनियम 1960, समुद्री सुरक्षा अधिनियम 1974, समुद्री व्यापार अधिनियम 2000 या मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958। अगला प्रश्न है बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके सामने ऑप्शन है बैंकिंग परीक्षा प्रणाली में सुधार, बैंकिंग प्रशासन को सुदृढ़ बनाना और पारदर्शिता बढ़ाना, केवल निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा छपाई के अधिकार को समाप्त करना। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।